कि सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, आंखों में कि सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे, और थक के सुनते थे रेडियो पे गाना, थक के सुनते थे रेडियो पे गाना, है रे याद आया है फिर से वो जमाना, है रे याद आया है फिर से वो जमाना। देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ मौजूद हूं जिसने कई दशकों पहले ताखे पर रखी गई रेडियो को फिर से तकिए के पास ला दिया वापस। वो बदले हुए शक्ल में आया, वो मोबाइल जो न जाने अपने साथ कितनी विसंगतियां भी लेकर आया, चरस भी लेके आया, नशा भी लेके आया, लेकिन वही मोबाइल जब रेडियो बनके नीलेश मिश्रा जी की आवाज में आया तो पता चला कि आवाज आपका इलाज भी कर सकती है। ये परिचय है नीलेश मिश्रा जी का। तो मैं खुद उत्साहित हूं क्योंकि उस उम्र में हमने रेडियो पर कान रखा जब हम किसी की नहीं सुनते थे, तब सर हमने आपकी आवाज सुनी है ना। जब किसी का फिक्र नहीं करते थे, तो वहां से हम बात करेंगे। और हम देखिए, श्रुति परंपरा रही है, सुनने की परंपरा रही है भारत में। वेद हो, उपनिषद हो, आरण्यक हो, ये सब सुनते हुए यहां तक आया, तो सुनने की एक बड़ी परंपरा रही। लेकिन जब हम अपने दौर में आते हैं तो एक आवाज रेडियो की, आप सबको पता है, जो वीणा का गीत माला वाली आवाज आती थी अमीन सैनी की, उसके बाद मुझे याद नहीं है कि रेडियो के किसी आवाज ने इस तरह से लोगों को अपना बनाया हो। वो व्यक्ति जो दिखता नहीं है फिर भी आप पर जादू कर रहा है, असर कर रहा है, वो केवल हल्के से बोलता है और आपके धमनियों में दौड़ने लगता है। नीलेश मिश्रा जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहिए कि उन्होंने एक रेडियो जैसे नीरस लगने वाले रास्ते को इतना सरस बना दिया, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। तो अब मैं नीलेश मिश्रा जी की तरफ जाता हूं और सबसे पहले इस बात से शुरुआत करता हूं कि ये अपनी ओर से अभी इनकी कहानियों पर, इनकी जर्नी पर और रेडियो में संभावनाओं पर, कहानी लिखने के हुनर पर, रेडियो पर उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, एक प्रस्तोता के रूप में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या अभ्यास होना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अपनी ओर से एक नई घोषणा करने वाले हैं नीलेश मिश्रा जी, और मुझे लगता है कि रेडियो प्लेटफॉर्म के लिहाज से और कहानियों के लिहाज से एक बड़ी घोषणा है, तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। नीलेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। एक साल से मैं मेरा साल असल में अच्छा गुजरा। मैं तो गांव में रहता हूं, तो स्लो में रहता हूं, और मेरा जो लॉकडाउन के दौरान बिताया गया वक्त था वो भी वैसा ही था जैसे मेरा अन्यथा मेरा जीवन होता है। मैं लोनर हूँ, रिक्लोज हूँ, एंटी सोशल हूँ, ए सोशल हूँ थोड़ा। लेकिन जब आप सबसे मिलता हूँ तो वो सब भूल जाता हूँ। और मैं भी नीलोत्पल से कह रहा था कि हमारी कहानियों का क्या असर होता है आप पर, आपकी ज़िंदगियों पर, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पर, आपकी ज़िंदगी के जो चॉइसेस हैं उन पर, उनके बारे में आपसे सुनना, उससे ज़्यादा ऊर्जा कभी नहीं मिलती। जब कोई कहता है कि मेरा डिप्रेशन दूर हो गया क्योंकि मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ या सुनती हूँ, या मेरे कोटा में मैथ्स में ज़्यादा अच्छे नंबर आए क्योंकि मैं डी स्ट्रेस हो जाता हूँ या हो जाती हूँ और आपकी कहानियों के कारण, या मैं ख़राब रिश्ते में हूँ और आपकी कहानियों ने ऐसी ताकत दी कि मैं एक अच्छे रिश्ते की ओर जा पाई, उस रिश्ते को पीछे छोड़ दिया। या एक ख़राब रिश्ते में हूँ और पहली बार जाना कि नहीं,
सारी गलती उनकी नहीं है, मेरी भी है। ये कहानियाँ सुन के जाना, और इसलिए अब हमारा रिश्ता बेहतर हो गया है। ऐसी बातें जब आती हैं तो ये सारी 8-10 साल की जो यात्रा है वो बहुत मुकम्मल, बहुत सफल, बहुत पूरी दिखती है। और कहानियाँ सुनाते सुनाते मैं ये हर मंच पे कहता हूँ और बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं बेहतर इंसान बन गया हूँ कहानियाँ सुनाते सुनाते। और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी कहानियाँ सुनते सुनते बेहतर इंसान बन गए होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम रोज इन कहानियों के जरिए दूसरा बन के दुनिया को देख पाते हैं। आज की दुनिया इतनी बटी हुई है, सोशल मीडिया पर इतनी नाराजगी है, और ये अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम दूसरा बनकर नहीं सोच पाते। वो बुजुर्ग जो शायद किसी चीज पे आपत्ति कर रहे हो मेरे मोहल्ले में कि क्रिकेट मत खेलो, वो पिता जो नाराज हो रहा है अपने बच्चों से कि इतनी देर से क्यों घर आते हो, इतनी जोर से म्यूजिक क्यों चलाते हो, वो 15 साल का बेटा या बेटी जो अपने तरह का संगीत सुनना चाहता है या सुनना चाहती है, जो परवल नहीं खाना चाहता, जो कटहल नहीं खाना चाहता, वो ड्राइवर जो दिन भर बैठा रहता है अपनी गाड़ी में, जिसका खाना खाना, अपनी पत्नी से बात कर पाना, घर जाना या ना जा पाना, आज कितने बजे उठूंगा मैं, ये सब उसके हाथ में नहीं होता, किसी और के हाथ में होता है, जिसका फोन आएगा कि सुबह 4 बजे एयरपोर्ट के लिए जाना है, आ जाना। उसकी नजर से दुनिया कैसी लगती होगी। और मैं रोज ये करता हूं, मैं रोज कोई दूसरा बन के दुनिया को देखता हूं, और इसलिए मैं कभी कोई बुजुर्ग बन जाता हूं, कभी कोई महिला बन जाता हूं, कभी कोई छोटी बच्ची बन जाता हूं, कोई टीनेजर बन जाता हूं। स्कूटर का भी पात्र मैंने निभाया है कहानियों में। एक चवन्नी की आत्मकथा एक कहानी लिखी थी, तो उसमें चवन्नी बन गया था, जिसने अपनी कहानी बताई थी जब चवन्नी फेज आउट हो रही थी। और मुझे लगता है कि आज के नाराज समय में जब हम अक्सर एक ट्विटर पे किसी को तंज कर देते हैं, गाली दे देते हैं, कुछ भी कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि उस पर इसका क्या असर होगा। ये शायद इसीलिए है क्योंकि हम ये नहीं सोच पाते हैं कि आपने उसको बेईमान तो बता दिया, उसको कैसा लगा होगा। हम दूसरा बन के नहीं सोच पाते। और हमें जब लगातार हजारों की संख्या में मैसेजेस आते हैं कि आज मैंने आपकी कहानी सुनी और मैं किचन में गई और मैंने मम्मी को थैंक यू कहा, क्योंकि हम कभी माँओं को थैंक यू नहीं बोलते, तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक कहानी ने अपना काम पूरा किया, अपना सफर पूरा किया। मैंने जब ये यात्रा शुरू की तो मुझे पता नहीं था मैं किस गलियारे में जा रहा हूं। ये तो इत्तेफाक था और उस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन कहानी की ताकत, रेडियो की ताकत और ऑडियो माध्यम की ताकत मुझे तभी पता लगी। लेकिन आज भी अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के स्टोरी टेलर्स के नाम बता दें, प्रमुख जो स्टोरी टेलर्स हैं, शायद आप मुट्ठी भर लोगों के नाम गिना पाएंगे। ये तो गलत है। ये गलत है कि भारत जैसे देश में जब आप बोलते हैं कि स्टोरी टेलर्स की संख्या बताएं, उनके नाम बताएं, तो आप चंद 2, 3, 4 शायद लोगों के नाम बता पाएंगे। उस देश में जहां उपनिषद के जमाने से दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस हैं,
इसलिए हमने जो बताया नीलोत्पल ने घोषणा की बात की, उसका ये परिप्रेक्ष्य था कि हर क्षेत्र, हर शहर, हर भाषा में हम चाहते हैं कि नए स्टोरी टेलर्स और नए राइटर्स आगे आए। किसी एक स्टोरी टेलर का आना सिर्फ उसकी व्यक्तिगत यात्रा कभी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने साथ एक समाज, एक संस्कृति, बोलने का लहजा, संगीत, मुहावरे, क्षेत्रीय कुछ ऐठन होगी, वो सब लेके आता है। तो बहुत सी खिड़कियां खुल जाती हैं ऐसे भारतों में जिनकी ओर अक्सर झांक के नहीं देखते। तो मुझे खुशी हो रही है आप सबको ये बताते हुए कि भारत का पहला टैलेंट हंट लॉन्च कर रहे हैं स्टोरी टेलर्स और राइटर्स के लिए, जो अगले कुछ महीनों तक लगातार अलग अलग उम्र के बच्चे भी लिखे, बच्चे भी कहानियां सुनाएं, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स कहानियां लिखें, सुनाएं, यंग लोग सुनाएं, और ताकि हम उन नए नामों को, उन नई आवाज़ों को हम एक नया मंच दे पाएंगे द स्लो ऐप के ज़रिए, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन ये जो आवाज़ें हैं, और अभी हिंदी में है और फिर अलग अलग भाषाओं में यात्रा जाएगी, ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी पैदा करेंगे, और उसमें शामिल होने के लिए आप लोग हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, चाहे तो लिख लें turnslow.com, turnslow.com। और उम्मीद है कि मैं और आप साथ बैठेंगे, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे और फिर बाकी देश को कहानियाँ सुनाएंगे, और इस तरह से कुछ बहुत सी नई यात्राओं का जन्म होगा। तो ये मैं छोटी सी घोषणा करना चाहता था। चूंकि नीलेश जी यहाँ पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनको सुनने वाले भी उसमें शामिल हों। तो मैं कुछ भी जो पूछूंगा एक श्रोता के रूप में आपके हवाले से ही पूछूंगा। और मेरा पहला सवाल यही था कि जब आपके जैसा व्यक्ति कोई सफल होता है तो वो लगता है कि ये नजदीक की सफलता है, ठीक है। नीलेश मिश्रा को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि एक बहुत दूर की सफलता है, एक मतलब ऐसा लगता है, ये लगता है कि एक मतलब ऐसा तारा है जिसको हम छू भी सकते हैं, तो बहुत नजदीक की सफलता लगती है। और जो नजदीक की सफलता होती है वो लोगों को प्रेरित करती है कि यहां तक पहुंचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस बात की आपको बधाई देते हैं कि कुछ जो सेलिब्रिटी होते हैं वो सेलिब्रेशन का माहौल देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो प्रेरित करने वाला जो माहौल देते हैं। तो आप ये बताएं कि आपने जो अभी जिस ऐप की घोषणा की, तो उसके हवाले से एक प्रश्न जरूर लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं वो क्या, जब क्योंकि उनका चेहरा तो दिख नहीं रहा होता है, उनके हाव भाव तो दिख नहीं रहे होते हैं, कि कहीं पर आवाज में अगर दबा तो शायद कंधे के झटके से बता दिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब पीयूष मिश्रा सर के सामने तो भी विकल्प है, को पर्दे पर दिख रहे हैं। तो एक अच्छा गीतकार अपने ही गीत में जब परफॉर्म कर रहा है तो उसकी नसें भी जो फड़कती हैं तो बता देती हैं कि मेरे गीत में क्या था। आपके साथ है कि आप दिख नहीं रहे हैं। तो जो लोग स्टोरी टेलिंग में आना चाहते हैं, क्या उनकी आवाज के साथ साथ उनके अंदर तह में एक अभिनेता का बैठा होना जरूरी है? क्योंकि अभी आपने कहा कि कभी मैं स्त्री के रूप में, तो आवाज तो स्त्री की नहीं होती है, आपके भाव स्त्री के होते हैं, वो जो दर्द है वो साझा आप कर लेते हैं, आप कभी सिक्के के रूप में, कभी स्कूटर के रूप में। तो क्या एक स्टोरी टेलर के तह में कहीं ना कहीं एक अभिनेता का होना भी जरूरी है? बिल्कुल, और बहुत अच्छा सवाल है। मैं रेडियो पर रोज अभिनय ही करता हूँ, और मेरी ये कोशिश रहती है, एक तो मैं संवेदनशील व्यक्ति हूँ और अपनी कहानी का पहला श्रोता भी हूँ, इसलिए मैं नाटकीय न लगूं, ये बहुत आवश्यक है। और अब जो मैं सुना रहा हूँ वो स्वयं भी महसूस करता चलूं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब कहानियाँ रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, अब तो मैं खुद अकेले करता हूँ रिकॉर्ड, लेकिन पहले जब मैं स्टूडियोज़ में करता था मुंबई में या लखनऊ में, तो किसी जगह पे मैं रुक जाता था या हल्के से खांस देता था,
वो इसलिए नहीं होता था कि वो खांसी आ रही थी, क्योंकि मुझे रोना आ रहा होता था और मेरा गला रुंध गया होता था, क्योंकि वो जो भाव मैं बता रहा होता था वो स्वयं महसूस कर रहा होता था। जिसने भी कहानी लिखी होती थी, कभी कभी मैंने और अधिकांशतः हमारी मंडली के साथियों ने, उनके लेखन का भी जादू, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने जीवन जिया, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा कलाकार होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना और अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत आवश्यक है। चाहे आप राइटर हों, एक्टर हों, आप पत्रकार भी हों। आजकल तो पत्रकारों को लगता है कि वो खबर को कवर नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं खबर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अच्छा लिसनर होना बंद कर दिया। तो जब मैं माइक के पीछे हूँ और कहानियाँ सुना रहा हूँ तो मैं बिल्कुल अभिनय कर रहा हूँ, और मैं वो बहुत जो सुना हुआ, देखा हुआ, कहीं झारखंड के गांव में, कहीं मुंबई की सड़क पे जो स्कैन करता रहता हूँ, वो कहीं ना कहीं सौंप रहा हूँ। तो मैं ईव्स ड्रॉपिंग जो शब्द होता है अंग्रेजी में बहुत करता हूँ। रेस्टोरेंट में जब जाता हूँ तो बगल के लोग बात क्या कर रही हैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। बहुत करता हूँ मैं ये। आज भी मैं अक्सर, अभी लोग जा रहे थे, मेरे कान एकदम की क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने एक वाक्य ये बोला है, तो इसलिए सुनता हूँ क्योंकि इनका जीवन क्या है, ये कौन है, इसका इतिहास क्या है, ये करना क्या, ये दोनों लोगों का सरोकार क्या है। तो ये हम जो राइटिंग के उससे, तो और वो आप आके नहीं, सही कहा आपने। अभी मैं पटना एयरपोर्ट पे था तो वो वेव चेकिंग, सिक्योरिटी चेक में गार्ड ने कहा बेल्ट उतारो, तो उस आदमी ने कहा कि पैंट बहुत ढीला है सर। तो अब वो उस पर दपटाक उतारो, अब वो अपने बगल वाले कहते हैं ए बहुत ढीला है, सही में कह रहे हैं। तो अब वो कहाँ कहानियां। अब उसके साथ समस्या है कि बेल्ट उतारेगा, दोनों हाथ से पकड़ेगा, वो लोग दोनों हाथ उठवाएंगे तो पैंट सक जाएगा, मतलब कि तो बड़ा तो वो पूरा एक उपन्यास गुजर गया, मतलब आंख के सामने से मेरे पीछे पीछे। और मैं आगे जाके, मतलब सिक्योरिटी चेक के बाद मैं खड़ा होकर देख रहा था कि देख ही लूं आखिरी दृश्य तो उपसंहार हो जाए कहानी का। तो सही आप कह रहे हैं कि आपकी रुचि अपने आसपास में है कि नहीं है, और आप जब उसमें रुचि लेने लगते हैं तो ये एक सवाल और निकल के आए इन लोगों की ओर से, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि ये लिट फेस्ट है, ऐसे कई कार्यक्रम में कई तरह के लेखक, गीतकार, अभिनेता आते हैं और सब लेखन को अपने अपने तरीके से डिफाइन कर देते हैं। जो सामने बैठा व्यक्ति होता है, जो चारों सेशन में था, वो चतुर्भुज योजना में फंस जाता है। क्या लेखन था क्या? ये लोग जो इसके पहले वाला बता के गया वो, कि ये जो रेडियो वाले बता के गए वो, या जो फिल्म वाले बता के गए वो, कुछ तो एक मूल तत्व होता होगा लेखन में। तो क्या अगर ऐसा भी होता है क्या कि एसएससी वाला अलग तरह से तैयारी करेगा, रेलवे गैंगमैन अलग फॉर्म डालेगा, यूपीएससी पीसीएस अलग है, तो क्या जब कोई लिखना चाहता है तो रेडियो वाला लेखन क्या अलग होता है? क्या वो फिल्म का लेखक अलग होता है? मैं हो सकता है कि उसके फॉर्मेट में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन क्या लेखक भी अलग अलग किस्म का, अलग अलग कंपनियों का होता है क्या? ऐसा कुछ अलग अलग प्रजातियों का होता है क्या? जो आपने रेडियो वाला लेखन कहा, ये शुरू में हुआ ये कि जो हमारी कहानियों को साहित्य नहीं माना जाता था, हमें पंकज उधास समझा जाता था और बाकी अपने आप को मेहंदी हसन समझते थे। सही। एक किसी इवेंट में भी बुलाया गया था मुझे, तो वहां पे एक साहित्य था और एक हम थे। मैं अपनी टीम को अक्सर एक ही चीज कहता हूं, और आप में से जो भी लिखना चाहते हैं वो भी शायद उनको ये उपयोगी लगे, कि लड़ाई अटेंशन की है। मैं अपने गांव में हूं, सामने मोर उड़ के आते हैं, पेड़ों पे बैठते हैं मेरे घर पे। मैंने कैमरा लिया और उनका वीडियो उतार लिया, और कुछ मन में शब्द आए तो मैंने शब्द लिख दिए और अपने साउंड इंजीनियर को भेज दिए। उन्होंने तुरंत कुछ 1 घंटे में बना दिया और वो ट्विटर पे चला गया। समझिए ये
5 मिनट का या 10 मिनट का जो भी रहा। किसी और व्यक्ति ने नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म बनाई, उसका एक एपिसोड का बजट था $10 मिलियन, जो आपने 4 मिनट देखी और बंद कर दी। कौन जीता? जीता मैं, क्योंकि लड़ाई अटेंशन की थी। और इसका कोई मतलब नहीं कि आपने वो मोबाइल कैमरा से बनाया है या आपने कोई 1 करोड़ रुपए के एरी कैमरा से बनाया है या किससे बनाया है। लड़ाई कि आप मेरा अटेंशन होल्ड कर पाओगे कि नहीं। अगर एक स्क्रीन है, उस पे एक एक्शन थ्रिलर चल रहा है जो हॉलीवुड का है, और 2 मोरों का प्रणय दृश्य है, और आप इसको देखना चाहोगे जिसमें चवन्नी नहीं खर्चा हुई बनाने में, तो आपने लड़ाई जीत ली। इसलिए जो राइटर है वो, चाहे वो रेडियो हो, रेडियो पे हम भी अटेंशन की लड़ाई लड़ते हैं। हम आपको जब 6 सेगमेंट की कहानी सुनाते हैं, हमने जब कहानियां सुनाना शुरू किया, मेरी पहली कहानी जो है, आप अगर सुने, दिवाली की रात, आप में से अगर किसी ने सुनी हो, तो वो 12-13 मिनट की कहानी है। क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं था कि रेडियो पे कहानी सुनाते कैसे। मुझे तो बिग एफएम वाला, भैया आप कहानी सुनाएंगे। तो विज्ञापन के युग में कहानी कैसे सुनाई जाती है, और मैं आपका अटेंशन, क्योंकि बीच में सरिया का विज्ञापन आएगा, बनियाइन का विज्ञापन आएगा, कि वहां पर रमेश और रीना 13 साल के बाद एक दरवाजे में एक सामने खड़े थे और खट से आया सरिया का विज्ञापन। तो मुझे तो आपका अटेंशन होल्ड करना है, तो मैंने चालाकियां की है। मैंने एक साइंस है हमारी कहानियों के पीछे, आप नहीं जानते हैं। आज बता रहा हूं। जो कहानियां हमारी हैं, जो पहला सेगमेंट होता है, अगर आप कभी देखें तो हम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप उससे सरोकार बनाएं, कुछ अपने जैसा लगे या देखा सा लगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो उसके साथ जो भी होगा उससे आप अपने आप को जुड़ा हुआ पाएंगे। कि एक व्यक्ति हैं जिनका रिटायरमेंट होने वाला है, वो पोस्टमैन है, और उनको आपने इतना देखा सा बना दिया, अपना सा बना दिया। हो सकता है आप खुद हों, आपके पिता हों, आपके पड़ोसी हों, आपके देखे हो। फिर उन अंकल के साथ जो भी होगा वो आपको सुनना है। फिर वो सरिया का विज्ञापन आप बर्दाश्त करोगे। और एक पॉइंट पे कहीं एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आएगी। हमारी कहानियों की कॉन्फ्लिक्ट ऐसे नहीं होती कि कोई पहाड़ से गिर जाता है या गाड़ी के नीचे आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट यहां होती है, और वो यूनिवर्सल इमोशन होता है। एक आपको अपना मुफ्त में मूल मंत्र दे रहा हूं, ये 2 शब्द याद रखिएगा हमेशा, यूनिवर्सल इमोशन। हमारी कहानियां कश्मीर में, रिमोट कश्मीर में जब लोग सुनते हैं और रोते हैं और फोन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सुनते हैं या साउथ में सुनते हैं, बाकी भारत में ठीक है, हिंदी भाषी जगहों में सुनते ही हैं, वो क्यों सुन रहे हैं? ये पापड़ और बड़ी और बरामदों और दोपहर की धूप वाली दुनिया, ये तो उन्होंने देखी नहीं है। लेकिन घर को छोड़ना, घर से दूर रहना, पिता से नाराजगी, पिता का ये चिंता करना कि मेरा बेटा या बेटी भविष्य में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पत्नी की आकांक्षाएं कि मैं शादी के पहले तो एक राइटर बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद तो वो सब छोड़ना पड़ा। ये यूनिवर्सल इमोशंस है। आप अपनी कहानी को अगर इस फिल्टर से पास कर देंगे तो आपकी जो रीडरशिप या व्यूअरशिप है वो यहां से यहां चली जाएगी हमेशा। कोई भी, आप स्टार वॉर्स देख लीजिए, सबसे आप एनिमेटेड स्टोरीज क्यों देखते हैं? आप कार्स स्टोरी देखते हैं जिसमें कार्टून कार है, लेकिन एक यूनिवर्सल इमोशन है। आप फाइंडिंग नीमो, आपने अगर फिल्म देखी हो, एक मछली के बारे में जिसका बच्चा गुम हो गया है, वो पेरेंटिंग की कहानी है, वो बच्चे की कहानी, जो बच्चा भटक गया है, एक ऐसी दुनिया में चला गया जहां पता नहीं उसके साथ क्या होगा।
आप किसी भी माध्यम के लिए लिख रहे हैं, नंबर 1 लड़ाई अटेंशन की है। आप मुझे रोक पा रहे हैं कि नहीं, और वो रोकना सबके पास ये लग्जरी नहीं होती कि आपकी ऑडियंस आपको लगातार देखेगी, अटेंशन स्पैन भी कम है। लेकिन ये रोकने की लड़ाई तो बहुत पहले से है। हम जब अखबार के युग में हम सब हेडलाइन लिखते थे, एक पन्ने पे 7-8 स्टोरीज, तो जिस पन्ने की सबसे रोचक हेडलाइन दिखती थी वही हम पढ़ते, तो वो भी लड़ाई अटेंशन की थी। तो वो है, तो फर्स्ट लड़ाई अटेंशन की, और दूसरा यूनिवर्सल इमोशन। और फिर आपकी ये जो सारे, ये तो माध्यम है, रेडियो का लेखन। जैसे मैं जब पत्रकारिता में था तो कि टीवी की राइटिंग, मैं अखबार में था तो टीवी में आने की कभी सोचा तो लोग कहते थे यार वो टीवी की ना राइटिंग अलग होती है। राइटिंग कोई अलग नहीं होती, वो थोड़ी ग्रामर, उसकी ड्यूरेशन वगैरह, ग्रामर को लेकर, यानी कि लिखिए कहीं निकल जाए, रेडियो, टीवी, साहित्य, किताब, किसी भी फॉर्म में, मतलब कि लिखना, वही मैं लिखने के मूल तत्व पर बात करता। एक बात कि आपकी उपलब्धियां तो दुनिया के सामने है, आपकी लोकप्रियता भी दुनिया के सामने है। मैं बात करना चाहूंगा इस यात्रा के कुछ रिस्क की, जो खतरे उठाने का, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका खतरा उठाना, आपका जो संघर्ष है वो आपका निवेश है। आप अगर खतरा नहीं उठाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि दूसरों की सफलता को देखकर आप सोचें कि वहां तक पहुंचे। आपने एक काम किया, एक नया, कि आपने स्टोरी टेलिंग बैंड बनाया था। मेरे ख्याल से, चूंकि हम लोग हारमोनियम लेके गांव देहात में जागरण में गाते हैं, ऐसे ही रात भर मंदिर में बैठ के छीन के हारमोनियम, तो देवता भाग जाए तब तक। तो वहां से लगता है कि जब ग्राम देवता नाराज होकर चले जाते हैं, इससे छीन हारमोनियम दो, जो अष्टजाम वाला है, वहां अपने स्टोरी टेलिंग बैंड बनाया है। और स्टोरी टेलिंग बैंड बना के आप सोच रहे हैं कि ये सुना जाएगा। तो ये जो निर्णय था आपका, ये आपको अपनी आवाज पे भरोसा था, या आपको लगा कि ये कुछ फॉर्मेट नया हो सकता है, इसमें एक कोशिश करके देखा जाए, या फिर आप किसी ज्योतिष से मिले थे, कुछ पत्थर उत्तर बना दिया था? आपको बताइए। अगर मैं चाहता तो बहुत खूबसूरत कहानी बना सकता था कि ये मैंने क्यों किया, लेकिन आपको मैं सच बताऊंगा। मेरी ज़िंदगी एक इत्तेफाकों का सिलसिला है, और बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक हुए हैं मेरी ज़िंदगी में। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगला जो क्षण है, जिस लम्हे में मैं हूँ, इज़ दिस द मोमेंट दैट विल चेंज माई लाइफ? क्या ये वो लम्हा है जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है? और जब मैं पलट के देखता हूँ तो वो एग्जैक्टली उन लम्हों को मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि जो अनजाने में कहीं से आए। ये भी ऐसा ही लम्हा था। मैं मुंबई में कई बार आता था, क्योंकि फिल्मों में गाने में लिख रहा था 2002 से। और एक छुपी हुई ख्वाहिश थी कि म्यूज़िक एल्बम वगैरह होते थे उन दिनों। आपके पीढ़ी ने टॉरेंट पे चुरा चुरा के जब पायरेसी करनी शुरू की थी और उस इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, समझ रहे? तो कितने लोग टॉरेंट से चुराए हुए हैं, आपको बताओ? अब बता दो। अभी भी झूठ। बहुत लोग जमानत पर हैं, इसलिए उठा नहीं रहे हाथ। तो क्या हुआ कि मुझे एक दिन एक फ़ोन आया, फेसबुक पे मैसेज आया। अमित खन्ना जी जो लिरिसिस्ट भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, और म्यूज़िक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैं मिला उनसे। बम्बई जब गया तो उन्होंने कहा कि आप एक हमारा म्यूज़िक लेबल है, उसके लिए कुछ करिए। तो वो पुरानी जो ख्वाहिश थी, मैंने उनको एक लंबी फहरिस्त भेज दी कि हम एक सीरीज़ ऑफ एल्बम्स बनाएंगे। ठीक है साहब। अब मीटिंग हुई और बम्बई में, और बोले कि देखिए म्यूज़िक इंडस्ट्री डेड हो चुकी है, और लंबी एक सफ़ेद बोर्ड पे उन्होंने कुछ ग्राफ वाफ बना के दिखाए, और आप ऐसा करिए, एक बैंड बना लीजिए, तो आप परफॉर्मेंस करिएगा और आप पैसा हमको वापस दे दीजिएगा, जो एल्बम बनाने के लिए हम आपको दे देंगे। तो मैंने कहा मेरे जैसे लोग बैंड कहाँ बनाते हैं, मेरे तो लंबे बाल भी नहीं है। खैर कुछ हमारे जो साथी थे बहुत जाने पहचाने हैं अब, शिल्पा राव
और अमर्त्य राउत एक कंपोज़र हैं, हितेश, उन्होंने मोह मोह के धागे और बहुत सी और फिल्मों में प्रोडक्शन किया है। तो हम बैठे और अब मुझे लगा कि यार मैं बम्बई से आ रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं नॉन प्लेइंग कैप्टन बनने वाला हूँ, क्योंकि बैंड में मेरे क्या जगह, मैं तो सामने बैठूंगा। तो उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए मैंने कहा एक आइडिया है, ऐसा मैंने एक्टिंग की कि ये आइडिया मैं महीनों से मतलब रच रहा हूँ। साधना के बाद ये आ गई बताने की कट लो, 5 मिनट बचे हैं, देखने ही से तुम इतनी जालिम सुनी ले, लगती हो। आराम से बोल दीजिए, कोई बात नहीं है, अब तो लोगों को पता चल ही गया है, आराम से बोलिए। क्या पहले 5 मिनट बचे, देखा अंतर्यामी। तो साहब मैंने कहा ऐसा करते हैं, एक राइटर लेड बैंड बनाते हैं, अर्जी में हेडलाइन बन जाएगी, राइटर लेड बैंड। ठीक है, उन्होंने कहा इसमें क्या होगा? उन्होंने कहा राइटर क्या करेगा स्टेज पे? राइटर स्टोरी सुनाएगा, जैसे सब उसी समय बोल रहा था, तुरंत सोच सोच के। जीवन को बदलने वाला लम्हा, अगर उस मीटिंग में मैं नहीं होता और ये नहीं बोलता तो यहाँ नहीं बैठा होता शायद। राइटर स्टोरी सुनाएगा। राइटर कैसे स्टोरी सुनाएगा? सामने से सवाल आया, भाई गाने का एक टेम्पो होता है, बैंड है, फिर बैठ जाएगा टेम्पो, फिर मैंने कहा नहीं, राइटर आएगा, राइटर कहानी सुनाएगा, फिर उसी राइटर का लिखा हुआ एक गाना गाया जाएगा, और फिर राइटर वापस आएगा, कहानी आगे बढ़ाएगा। अब काला घोड़ा फेस्टिवल एक होता है मुंबई में, तो उन दिनों हमको उसका एक निमंत्रण आया। अब जैसे वो बैंड हमारा परेशान हो गया कि ये तो तुले हुए अपना आइडिया करने पे, इनको हैंडल कौन करे? शादी में होता है ना कोई मौसा या फूफा, भाई बिट्टू तुम जाओ, तुम्हारी सुनते हैं, तो हमारे पास भेजा गया शिल्पा राव को। ऐसा करते हैं कि आप शुरू में थोड़ा सा बोल दीजिएगा और एंड में थोड़ा सा बोल दीजिएगा, मतलब बेसिकली इनको निपटा दो, कहानी वानी का इनका। मैं कहा भाई ये काला घोड़ा फेस्टिवल है, हीरो होंडा डीलर्स कॉन्फ्रेंस नहीं है। और मेरा जीवन में हमेशा मानना रहा है कि जब भी कुछ करो नया तो फ्रंट फुट पे करो, तब का चीज को। हमने किया, और फिर अगली सुबह हमें सारेगामा म्यूजिक लेबल से एल्बम बनाने का न्योता मिला, और वो एल्बम है रिवाइंड, आप लोग चाहें तो उसको सुन सकते हैं, जिसका इत्तेफाक से जो पहला गाना है, यादों के इडियट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो, ये पहला गाना है उसका। फिर मैं गया रेडियो स्टेशन, मैंने कहा मेरे को अपना सीडी बेचना है। वो बोले कहानी सुनाएंगे आप? मैंने कहा सुनाऊंगा, मेरी शर्त है कि शो में रोज मेरा गाना सुनाना पड़ेगा। ठीक, वो मान गए। वहां से यात्रा शुरू हो गई। तो मैंने वो बच्ची तो यात्रा खत्म करके चली गई है। हाँ हाँ हाँ, वो स्टेज पे आके क्या कह के गई पता है? बस इतनी सी थी ये कहानी। तो ये सवाल इसलिए भी पूछा गया था कि आप भी अपने जीवन में अपने जो भी आपकी कलाएं हैं उसके साथ प्रयोग करिए, और प्रयोग को सफलता मिलती है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। बहुत ज़्यादा घूम फिर के इधर उधर टोहने टहने से बढ़िया है कि अपने कलाओं के साथ प्रयोग करिए, और ऐसे प्रयोग जब इतनी सफलता पाते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है, आप भी करें। युवा लोगों को मैं 1 मिनट में एक चीज बताना चाहूंगा। आपने मेरी सफलताओं की बात की, मैं अपनी असफलताओं के बारे में बताना चाहूंगा। क्लास 11 में मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, जैसा उस वक्त के सब पिताजी चाहते थे। मैंने क्लास 11 में दाखिला लिया। हमारी टीचर थी वीना मिश्रा जी, बहुत कड़क थी, और महानगर बॉयज़ लखनऊ, जो तब बहुत बाकायदा आला स्कूल था, पेरेंट टीचर मीटिंग, मैं बैठा हूँ। मैंने कहा मैम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं साइंस में, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे इसमें डाला है। 3 लोग हैं, साइंस लैब में हो रही थी पेरेंट टीचर मीटिंग, सन्नाटा। बाहर निकले तब तक पिताजी ने अपना दांव सोच लिया था। बोले यार ऐसा करते हैं, एक शर्त लगाते हैं, तुम ले लो भी साइंस साइड,
मतलब ली हुई है। अगर फर्स्ट डिवीजन आ गई जो तुम चाहोगे वो होगा, वरना जो हम चाहेंगे। सोचिए कितनी चालाकी भरी शर्त है कि अगर अपना जीवन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट डिवीजन लानी पड़ेगी यूपी बोर्ड में, मतलब इतना कठिन बोर्ड है। चंद्रयान को टारगेट पे भेजने जैसा। हाँ, हमने किया उसमें। लेकिन मैं एकमात्र स्टूडेंट था अपने क्लास में जिसने मेडिकल का एग्जाम नहीं दिया। एकमात्र स्टूडेंट, 2 साल पढ़ने, मेडिकल पढ़ने के, बायो पढ़ने के बाद। पिताजी ने कहा क्यों? मैंने कहा अगर मैं निकल गया तो आप छोड़ेंगे नहीं, और नहीं निकला तो हार के एहसास के साथ जीवन भर रहूंगा। उसके बाद मैंने आईएएस की परीक्षा दी, मेरा नहीं हुआ उसमें। उसके बाद मैंने जेएनयू की इंटरनेशनल रिलेशंस की परीक्षा दी, मेरा नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है कि मैं आईएएस में नहीं गया, एकेडमिक्स में नहीं गया। वो असफलता नहीं थी, वो बस दूसरे दरवाजे थे, मैं उधर जा रहा था। इसलिए कोई भी आप जो हैं, आप कोई बता रहा था सुबह सिविल सर्विसेज पढ़ रहा है, मैंने कहा था भाई निकल जाओगे बहुत बढ़िया, वरना याद रखना हम भी उसमें रिजेक्ट हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो असफलताएं जो हैं वो हम अक्सर उनकी बात नहीं करते हैं, पर बहुत प्रेरणा देती हैं और काम की होती हैं सफलताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे उम्मीद है कि आधे घंटे की बातचीत काफी सार्थक लगी होगी।